हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। आज हम डिस्कस करेंगे महालवारी सिस्टम। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में आज हमारा ये थर्ड सेशन है। इससे पहले हमने परमानेंट सेटलमेंट एंड देन रैयतवारी सिस्टम को काफ़ी डिटेल में समझा था। और परमानेंट सेटलमेंट में मैंने आपको इज्जतदारी सिस्टम भी बताया था, जो मुगल्स के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, अगर आपने ये दोनों सेशन अभी तक नहीं देखे हैं, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उन दोनों सेशन को भी बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। अब महालवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है एंड परमानेंट सेटलमेंट, जितनी भी लैंड पॉलिसीज हैं ब्रिटिशर्स की, उसका इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत पर क्या पड़ा, किस हद तक हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हुआ, वो भी हम इस सेशन के लास्ट में समझेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सिस्टम को महालवारी क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। देखिए, 1818 में जब एंग्लो मराठा वार हो चुके थे, ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ रीजन को एनेक्स कर लिया था। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे यहाँ पर कोई ना कोई लैंड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट है ये टोटली फेलियर था। मद्रास में जो रैयतवारी सिस्टम था ये टोटली फेलियर था। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग वे में एग्रीकल्चर किया जाता था, और आप एक तरह की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये हमने प्रीवियस सेशन में समझा ही था। और यहाँ पर भी अगर हम नॉर्थ रीजन में समझें, तो यहाँ बेसिकली किसी भी पर्सन का मालिकाना हक नहीं होता था। मतलब ऐसे समझ लो कि एक विलेज में एक लैंड है, यहाँ पर कलेक्टिवली सभी के सभी लोग खेती कर रहे हैं, और अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर खेती कर रहे हैं और ज़रूरत जितनी है उतना अनाज लेकर वो चले जाते थे। मतलब कलेक्टिवली यहाँ पर खेती करी जाती थी, यहाँ पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता था। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक चीज़ समझी कि अगर हमें किसी को यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाना है, तो हम किसको लगाएंगे, जो विलेज का हेड है, जो कम्युनिटी का हेड है। और उसको क्या कहा जाता था, लंबरदार। कई एरियाज में उसको तालुकदार भी कहा जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 10 विलेजेस का एक यूनिट बनाया, और इस यूनिट को कहा गया महाल। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, एक विलेज का यहाँ पर टैक्स वसूलेगा लंबरदार, इस विलेज का टैक्स वसूलेगा लंबरदार, ऐसे ही यहाँ पर 10 विलेज का टैक्स वसूलेगा लंबरदार। और इन 10 विलेज का एक यहाँ पर हेड विलेज बना दिया गया। ये टैक्स वसूल कर सारे के सारे यहाँ पर देंगे पीजेंट से। और देन यहाँ पर जो ये लंबरदार होगा, ये बेसिकली टैक्स कलेक्ट करके इसको देगा ब्रिटिशर को। तो महालवारी सिस्टम बहुत ईजी है समझना। 10 विलेजेस का मिलाकर एक यूनिट बना दिया, या फिर 20 विलेजेस का या 6 विलेज का, यहाँ पर अपने अपने मतलब रीजन के अकॉर्डिंगली ये यूनिट बनाते थे। और ये मेनली नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले गंगेटिक प्लेन, हरियाणा पंजाब वाला रीजन, उत्तर प्रदेश वाला रीजन और उत्तराखंड वाला रीजन, यहाँ पर ही इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। और ये जमींदार सेटलमेंट का एक मॉडिफाइड वर्जन था। और विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था, लंबरदार। और इनिशियली टैक्स रखा गया था 80 to 95%। अच्छा, एक लाइन आपने यहाँ पर याद रखनी है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। और कौन से रेगुलेशन के अंडर इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करा गया था, रेगुलेशन 7 of 1822। ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, और महालवारी से बहुत बार ये एग्जाम में पूछी भी गई है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो इनिशियली टैक्स रखा है वो बहुत ज़्यादा है, 95%। बहुत सारे एरिया में 95% था। कई एरियाज में जहाँ पर फर्टिलिटी रेट लो था लैंड का, तो वहाँ पर 80 to 85% भी रखा जाता था। चलिए आगे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप क्रैश कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी के लिए अर्ली बर्ड ऑफर है, 1999 में आपको ये ऑफर मिल जाएगा। और देखिए, ये क्रैश कोर्स में जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, आपको एकदम से सभी वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। जो करंट अफेयर है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। और ये क्रैश कोर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता ही है, स्लीपी क्लासेस कंटेंट को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बेहतर जानकारी के लिए आप साइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, महालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने करा था, होल्ट मैकेंजी ने 1822 में। और देन इम्प्लीमेंट भी यहाँ पर 1822 में हो गया था। अब ये टोटली फेलियर था जब 1822 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया, क्योंकि यहाँ पर 95% जो टैक्स है वो वसूला जा रहा है। अब आप एक बात समझो, 100 रुपीज़ यहाँ पर कमाए जा रहे हैं एक लैंड पर, और 95 रुपीज़ तो ब्रिटिशर्स लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो फार्मर्स परेशान, और यहाँ पर जो तालुकदार थे, जो लंबरदार थे, वो परेशान। तो 1833 में, मैं बार बार 19 बोल रहा हूँ, 1833 में इसको फिर से रिवाइव्ड करा गया विलियम बेंटिक के द्वारा। और ये जो टैक्स है इसको कम करा गया 60% के आसपास। बाकी मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो बता चुका हूँ कि कौन कौन से रीजन में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। मध्य प्रदेश में, पंजाब में, गंगेटिक वैली, नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। और महाल किसको कहा जाता था, एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लंबरदार एंड तालुकदार। और इसका बेसिकली ये जो सिस्टम है, ये 30 ईयर्स के लिए इस सिस्टम को कॉन्टिन्यूशन में चलाया जाता था।
अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना हमारे, जो हमने अभी डिस्कस करें हैं प्रीवियस सेशन में और जो आज हम डिस्कस करें हैं महालवारी सिस्टम, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ऑनरशिप यहाँ पर तो देगी गई थी जमींदार्स को। परमानेंट सेटलमेंट में जो ऑनरशिप है वो जमींदार के पास थी, रैयतवारी में रैयत के पास थी, और यहाँ पर महालवारी में बेसिकली टैक्स कलेक्टर किसको बनाया गया था, तालुकदार या फिर लंबरदार को। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी थॉमस मुनरो, महालवारी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नेम आपने याद रखने हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर रीज़न भी देख सकते हैं, ज़मींदारी ये परमानेंट सेटलमेंट को ही कहा जाता है। 19% टोटल इंडिया के लैंड पर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, बंगाल, बनारस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, एंड रैयतवारी को असम, बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस में। रफली अगर हम देखें इंडिया का 51% यहाँ पर लैंड में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था। महालवारी सिस्टम को 30% लैंड पे इंट्रोड्यूस करा गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर जो आगरा और अवध वाला रीजन आप कंसीडर कर सकते हैं। अवध की स्पेलिंग कई जगह ये है और कई जगह ये है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। और सेंट्रल प्रोविंस बोले तो मध्य प्रदेश और पंजाब, पंजाब उस समय का हरियाणा और पंजाब आज का, और हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन आप कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए हमारे इंडिया में जो ये लैंड पॉलिसीज थी उसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला। जो फार्मर्स थे वो यहाँ पर प्रताड़ित करे जा रहे थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा था टैक्स के तौर पर, और इसी वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे वो भी बेसिकली कोई ऐसा रिलीफ नहीं देते थे, कोई यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा था फार्मर्स को। और जो लैंड है वो टोटली यहाँ पर ज़मींदार के पास चला जा रहा था परमानेंट सेटलमेंट के पास, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू अगर हम समझें। और रैयत वाली सिस्टम में रैयत के पास जा तो रहा था, अगर वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो वो जो लैंड है वो ब्रिटिशर्स उनसे वापस ले लेते थे। और बेगारी या फिर बाउंडेड लेबर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, मतलब बंधुआ मजदूरी। अब होता क्या था कि फार्मर्स टैक्स नहीं दे पाते थे, तो ज़मींदार यहाँ पर क्या करते थे, फार्मर्स को कहते थे कि आप हमसे लोन ले लो और लोन लेकर आप हमें टैक्स दो। जो ये ज़मींदार थे ये लोन काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर देते थे, और ये जो लोन है ये अमाउंट तो एज इट इज़ का एज इट इज़ हमें देखने को मिलता था, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वही इतना ज़्यादा होता था और वो फार्मर्स ये इंटरेस्ट रेट ही चुकाते रह जाते थे, और इसी वजह से फार्मर्स अपनी लैंड छोड़कर ही भाग जाते थे। और कई जगह तो फार्मर से बंधवा मजदूरी करवाई जाती थी, बाउंडेड लेबर। ये अभी मैंने घटना चक्कर के सेशन में भी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, और जो हमारा मैराथन सेशन है वहाँ पर भी डिस्कस किया था। और कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा था कि फर्टिलिटी रेट किस तरह से इम्प्रूव हो, कोई इरिगेशन पर्पस के लिए यहाँ पर काम नहीं करा जा रहा। इससे पहले जो राजा महाराजा होते थे, जैसे विजयनगर एम्पायर में हमने देखा बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करे गए थे, इवन मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करे गए थे, मुगल्स के समय में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करे गए थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी लैंड रिफॉर्म नहीं करा जा रहा था, सारा का सारा पैसा या तो ब्रिटिशर्स खा रहे थे या फिर जमींदार खा रहे थे, मतलब जो मिडल मैन थे। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइब भी लेते थे, जैसे मैंने आपको रैयत वाली सिस्टम में बताया था। तो यहाँ फार्मर का अगर हम अल्टीमेटली समझें तो एक तरह से एक्सप्लोइटेशन ही हो रहा था, और एग्रीकल्चर बिकम ओवर क्राउडेड। अब यहाँ पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे यूरोप में हमें देखने को मिली, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हमारे इंडिया में जो सामान था वो बेसिकली अब ब्रिटेन से ही आ रहा था, और ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थी या हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और इसी के चलते हुए ओवर क्राउडेड हो गया एग्रीकल्चर, और यहाँ पर जो एक मजदूरी थी वो भी फार्मर्स को नहीं दी जा रही थी, और इसी वजह से बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट हुए। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब हम वन बाय वन सभी के सभी पीजेंट रिवोल्ट समझेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर इन सेशन को काफ़ी डिटेल में समझ पाओगे। और अभी के लिए अगर आप पीजेंट रिवोल्ट समझना चाहते हो तो लेक्चर 11, 12 एंड 13 में आप समझ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इस सेशन में इतना ही, होपफुली सेशन में जितना ही मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।